वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का पेपर का सलूशन करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए अगर आपने इस पेपर को तैयार कर लिया तो आपके 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, इसको रट लेना। इस पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसी से अधिकांश क्वेश्चन इसी से आपके फंस जाए, पूरा पेपर फंस जाए, कोई पता थोड़ी ना है यहाँ पर। ठीक है, इसको होते तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन आपको अच्छे से लिखवाएंगे यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा पूरा पेपर यहाँ पर। ठीक है, समझ लिया, आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आपके सामने आ गया है। इसको आप कितना सोल्व कर पा रहे हैं यहाँ पर, इसको ध्यानपूर्वक देखना है यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से आपको कोड लिखा होगा 824 IN 2025 लिखा होगा, विज्ञान लिखा होगा, साइंस पूर्णांक 70 नंबर होगा। ठीक है, समय आपके पास कितना होगा, टाइम कितना होगा, समय 3 घंटे 15 मिनट होगा। यानी 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे यहाँ पर प्रश्न पत्र यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित है यहाँ पर। फिर देखिए प्रश्न पत्र 2 खंड आ खंड बा में विभाजित है। यही डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लेना है इसको। खंड आ में बहुगुली प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव आपको ओमार पर देने होंगे यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में यहाँ पर। ठीक है, यही सब लिखा हुआ। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खंड आ। खंड आ में क्या होता है, पहले क्या होती है, फिजिक्स होती है, भौतिक विज्ञान होता है पहले, फिर होता है रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, फिर होती है बायोलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान। ठीक है, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, दर्पण के उत्तर पृष्ठ की त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, 18 सेंटीमीटर होगी, 24 सेंटीमीटर होगी। बताइए कितनी होगी। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है हमारे पास, देखिए हमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसे लिखते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। एफ का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर। दिया है, हमें क्या निकालनी है, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, यानी कि आर का मान निकालना है यहाँ पर। उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी यहाँ पर। ठीक, जिसे बक्ता त्रिज्या भी कहते हैं यहाँ पर। बक्ता त्रिज्या इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एफ बराबर हमारे पास होता है R/2। ये होता है फार्मूला। हमें निकालना किसका मान है, आर का मान निकालना है। तो 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2F बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आर बराबर हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, 2F। इस फार्मूले को अगर डायरेक्टली आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लेना। डायरेक्टली आर बराबर क्या होता है, 2F होता है यहाँ पर। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आर का मान आ जाएगा। देखिए आर, इसको याद कर लेना फार्मूला को। आर बराबर R2 मल्टीप्लाई एफ का मान कितना दिया यहाँ पर हमें, एफ का मान कितना दिया, 12 दिया है। ठीक है, अब कितना गया, आर बराबर 12 जा कितना होता है 24, यानी कि 24 हो जाएगा। 12 कितना होता है 24 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। देखिए क्या हुआ, 24 सेंटीमीटर। आपसे नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन क्वेश्चन है, कुछ बहुत सिंपल है क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, फिर पुनः आगे ना आ सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास, सेकंड है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। देखिए किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए। ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए हमेशा देना, अवतल लेंस तो होता ही नहीं, ये तो मालूम होगा। उपरोक्त का भी तो होगा ही नहीं, यहाँ पर समतल भी नहीं होता, बचा क्या उत्तल। तुक्का भी मार सकते हैं इसमें आप। ठीक है, देखिए आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। देखिए आकाश में नीले दिखने का कारण क्या होता है, यहाँ पर आकाश नीले दिखने का कारण होता है परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है, प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, प्रकीर्णन होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, प्रकीर्णन यहाँ पर। फिर देखिए चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से जाएंगे आप, देखें किस टाइप से, काला दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, नीला देखा, बैंगनी दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। आप जब चंद्रमा से आकाश देखें तो काला दिखाई देता है, यहाँ से नीला दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है, धरती से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर काला होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी संयोजन में जोड़ा जाए, 3 प्रतिरोध ले लीजिए, उसमें श्रेणी में संयोजन में जोड़ा जाए। ठीक है, तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। निश्चित प्रत्येक प्रतिरोध श्रेणियों के बीच विभवांतर का, प्रत्येक श्रेणियों के बीच उत्पन्न ऊष्मा का, तो ये तो विभवांतर का कोई मतलब नहीं, हटा ऊष्मा का कोई मतलब, चूंकि इसमें प्रतिरोध की बात हो रही है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का यही लगा लीजिए, सी होगा यहाँ पर। क्या मैं बोला, देखिए 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा समांतर प्रतिरोधों का निगमन, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में संयोजन पढ़ा होगा कि नहीं। उसी पर एक क्वेश्चन, निगमन नहीं दिया, उस पर एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन दे दिया है। जब आप निगमन करते हैं श्रेणी क्रम में, ये वाला फार्मूला निगमन करते हैं, आर बराबर क्या करते हैं, R1 + R2 + R3, ये वाला फार्मूला निगमन करते हैं कि नहीं करते हैं, सिद्ध करते हैं। फार्मूला एक, ये वाला फार्मूला सिद्ध करते हैं। 1 समांतर क्रम में 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1
प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3 ये प्रूव करते हैं, बट यहाँ पर इसके लिए पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको मालूम होगा इसमें धारा समान होती है। इसमें इस वाले फार्मूले में जब इसमें प्रूव करते हैं तो इसमें क्या होती है, धारा समान होती है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होती है, धारा समान होती है कि नहीं, धारा समान। यहाँ पर जब निगमन करते हैं तो इसमें क्या आती है, धारा समान आती है। इस टाइप से लेते हैं, बी बराबर, आपने पढ़ा होगा बी बराबर क्या लेते हैं, अरे छोड़िए, यहाँ पर धारा समान होती है। इसमें क्या रखना, समांतर क्रम में हमेशा ध्यान रखना, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, बी समान होता है, इसमें आई समान होती है, ध्यान रखना। इसमें से आपकी 2024 में आपके पास धारा वाला आया, 2025 में यहाँ पर विभवांतर वाला हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई आराम से बता सकते हैं। विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, ये तो मालूम होना चाहिए, आराम से हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं आप। फिर देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारा चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर चुंबकीय क्षेत्र, डायरेक्टली आप ध्यान रखना, दोनों लंबवत होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों लंबवत होते हैं, दोनों दिशा में क्या होती है, लंबवत होती है। यहाँ पर वो लगाया एक चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र के लंबवत स्थित, इसी से तुक्का लगा दिए, लंबवत इसमें आएगा तो इसी में लंबवत होगा यहाँ पर, ठीक है। स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी क्या होगी, इन दोनों दिशाओं के लंबवत, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट अब क्या हमारे पास केमिस्ट्री आ गई। देखिए CH3COOH का IUPAC नाम है यहाँ पर, ठीक है, IUPAC नाम निकला, वेरी सिंपल। क्या दिया है, ST कम है यहाँ पर, ST कम है यहाँ पर, ST कम का CH3COOH है यहाँ पर। तो इसमें कार्बन देखिए कितने हैं, ठीक है, मैथ एथ है कार्बन, यहाँ पर एथ है कि नहीं, एथ है यहाँ पर कार्बन एथ। और यहाँ पर क्या है, एथ COOH में कल जोड़ते हैं, OH कमल जोड़ते हैं, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एथे क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना, एथेनोइक अम्ल, यहाँ पर एथेनोइक एसिड होता है इसका नाम, ठीक है। देखिए कार्बन कितने, 1 2, तो मैथ एथ हो गया। कार्बन कार्बन क्या बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, तो एथ एन हो जाएगा, एन जोड़ते हैं। अब यहाँ पर COOH जाएंगे, OH सीड, इसके लिए क्या जोड़ते हैं, OH जोड़ते हैं, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर। तो एथेनोइक अम्ल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में सजाती श्रेणी, सजाती श्रेणी की आपने पढ़े हुए, सजाती श्रेणी क्या होती है, यानी कि बे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं लेकिन कार्बन की संख्या में क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसे सजाती श्रेणी कहते हैं, जिसमें CH2 का अंतर होता है, इनमें CH2 का अंतर होता है, हमेशा देना क्या होता है, सिंपल भाषा में देखिए, बे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं लेकिन कार्बन की संख्या में अंतर होता है, इनमें CH2 का अंतर होता है, ध्यान रखना। देखिए क्रियात्मक समूह क्या होता है, देखिए OH क्या है हमारे पास, क्रियात्मक समूह, यहाँ पर OH लिखा हुआ है, CHO क्या है, क्रियात्मक समूह। देखिए यहाँ पर CHO है और यहाँ पर क्या है, OH है, बट यहाँ पर क्रियात्मक समूह हमारे पास समान नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया हमारे पास। फिर देखिए हमारे पास OH है यहाँ पर O है, ठीक है, ईथर ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, ईथर ग्रुप है, हमारा एल्कोहल ग्रुप है, O है यहाँ पर, O है यहाँ पर, OH है, तो इस ए भी नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक समूह हमारे पास इक्वल ही नहीं है, समान ही नहीं है, तो ए भी ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। हो गया गलत, आराम से देखिए, सेकंड और चौथा गलत हो गया, देखिए सेकंड और चौथा, सेकंड इसमें आ रहा तो ए भी चला गया यहाँ पर, चौथा इसमें आ रहा, ए भी गलत हो गया, चौथा इसमें आ रहा, सेकंड और चौथा, सेकंड चौथा, देखिए सेकंड चौथा गलत ही होगा, तो ये भी गलत होगा। बचा क्या, आराम से तुक्का मार सकते हैं, बचा क्या, पहला थर्ड होगा, देख लीजिए, इसमें CHO यहाँ पर भी है, CHO यहाँ पर भी है, कितना सिंपल है यहाँ पर, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन हो जाएंगे। इस तरह से तुक्का भी मार सकते हैं, एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है, कोई बहुत ट्रिकी नहीं होता है यहाँ पर। फिर देखिए कौन सी धातु जो सरलता से आकसीकृत हो जाती है, हमेशा ध्यान रखना, एल्यूमिनियम हो जाती है, क्या हो जाती है, एल्यूमिनियम हो जाती है। फिर देखिए किसी विलयन में pH मान होता है, किसी विलयन का pH मान 4 है तो विलयन होता है, देखिए आपने पढ़ी होगी pH स्केल इस टाइप से, मान लीजिए यहाँ पर 7 होता है, फिर इधर क्या होता है, पढ़ा होगा 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है यहाँ पर क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से अधिक क्या होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, उदासीन, 7 से अधिक कहाँ तक होती है हमारे पास pH स्केल, 14 तक होती है, यहाँ पर कितने तक होती है, 14 तक होती है, 0, फिर यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है यहाँ पर, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 इनकी 6, यहाँ पर 7 से कम के लिए क्या होता है हमारे पास, अम्लीय होता है, अम्लीय, जितने भी 7 से कम आ जाएंगे वो अम्लीय होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, अम्लीय होते हैं यहाँ पर। और 7 से अधिक 14 तक कितने होते हैं हमारे पास, क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगर बाई चांस यहाँ पर 8 होता, बाई चांस यहाँ पर 8 देता तो क्या लगाते हैं आप, क्षारीय लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ पर 4 है तो अम्लीय लगा लेंगे यहाँ पर। फिर देखिए सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 व H2 के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा यहाँ पर,
ठीक है, क्या बनेगा, ग्लूकोज यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। ठीक है, कौन रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में, जो रासायनिक समीकरण यहाँ पर क्या रख दें, यहाँ पर केओजिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दें, दोनों क्षार ये भी क्षार है, यहाँ पर सब चारों क्षार ही हैं यहाँ पर। ठीक है, केओज यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर एनओज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जिसे नौसादर बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, CH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे चूना, बुझा हुआ चूना बोल सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर देखिए, ध्यान देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर NaOH यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए यहाँ पर NO2 आया है, क्या है, NO2 आया है, तो NO2 कहाँ से आया होगा। ठीक है, आराम से बताइए आप, NO2 यहाँ पर कहाँ से आया होगा, जब यहाँ पर Na मिला होगा, एक Na यहाँ पर रखा होगा, NaOH जब जुड़े होंगे Na तो NO2 आराम से कॉमन सेंस लगा सकते हैं, NO2 तभी तो बना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस एग्जाम में लगाना है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आराम से हो सकता है। तो NO2 डायरेक्टली हम मार सकते हैं यहाँ पर, इसमें Na है ही नहीं, इसमें Na है ही नहीं, यहाँ पर है काउंट है नहीं, तो क्या करना है यहाँ पर, तो आराम से B लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, ये बताना है यहाँ पर। 14वें का क्या होगा यहाँ पर, 14वें का आप ये लगा लीजिए, C लगा लीजिए, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या है, फ्लोएम है यहाँ पर। ठीक है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, पहले ही जान लीजिए, मुख से मतलब जीभ से शुरू हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 15वें का क्या होगा, 15वें का A होगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन आराम से पड़े होंगे यहाँ पर, पादप हार्मोन क्या है, जिबरेलिन से यहाँ पर। 16वें का ऐसे ही मान सकते हैं, जिबरेलिन से यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इंसुलिन हो ही नहीं सकता, इंसुलिन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन स्त्रवित होता है, वृद्धि हार्मोन स्त्रवित किस में होता है, हमेशा ध्यान रखना यानी कि पीयूष ग्रंथि में होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है, परागकोश के अंदर कौन सा बनता है बताइए यहाँ पर, हमारे देना परागकण में बनता है, परागकण में। ठीक है, भ्रूणकोश में तो बनता ही नहीं है। फिर देखिए पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन कौन सा है यहाँ पर, पुष्प का जनन अंग है C, क्या होगा, जायांग होगा, क्या होगा, जायांग यहाँ पर। फिर देखिए वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेंट किरणों से यहाँ पर। ठीक है, अल्ट्रा वायलेंट किरणों से यानी कि परावैंगनी किरणों से यहाँ पर, वायलेंट कहते हैं इंग्लिश में, तो क्या होगा, B होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, B होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर उपभाग बननी फिजिक्स का यहाँ पर 4 नंबर के हुए क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए पहला दिया गया है यहाँ पर, एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ पर, क्या है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल। सबसे पहले देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, उपभाग बननी फिजिक्स का। तो सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए दिया है एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर लंबी मतलब क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई हमेशा ध्यान रखना, वस्तु की लंबाई किससे लिखते हैं, यानी कि U से लिखते हैं, U से, तो U से लिख देंगे। U का मान हमेशा चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो नेगेटिव ही लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा लीजिए, 10 सेंटीमीटर लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। और फिर क्या दिया है, वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर पर रखिए, वस्तु कहाँ रखी है हमारे पास, देखिए एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, कहाँ रखिए, दूरी पर रखिए यहाँ पर। ठीक है, लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर पर रखिए। दर्पण की देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए दो दूरी नहीं है बट लेंगे एक ही। ठीक है, फिर देखिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर, वक्रता रेडियस आप करे वैसे, वक्रता त्रिज्या किससे अभी बताया था, R से। R का मान हमें कितना दे दिया यहाँ पर, 30 सेंटीमीटर दे दिया यहाँ पर, 30 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति भी ज्ञात करनी है। स्थिति मतलब कि B का मान निकालना है यहाँ पर, B का मान निकालना हमें, और किसका मान निकालना है, प्रकृति B का मान, और प्रतिबिंब स्थिति तो लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई मतलब I का मान निकालना है। दो चीज़ें हमें निकाल ली, तभी 4 नंबर का आपको 4 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले एक फार्मूला भी हमने बताया था, F बराबर बताया था, F बराबर क्या होता है, तभी फोकस दूरी तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई आएगी। F बराबर क्या होता है, R/2 होता है कि नहीं होता है। तो R का मान देखिए कितना दिया है, R का मान दे दिया है 30 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से इसको उड़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा, F बराबर हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब लें दर्पण सूत्र लगा दीजिए, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/B प्लस के 1/U होता है, यही तो फार्मूला होता है, यही होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दीजिए देखिए 1/F। देखिए हमें निकालना सबसे पहले क्या होगा, B का मान होगा, तो देखिए एक काम कर लीजिए, देखिए 1/U है, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, 1/f है यहाँ पर 1/f। और इधर प्लस का इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1/u हो जाएगा बराबर। इधर क्या बचा, 1/b बचा यहाँ पर बचा, ठीक है। तो 1/b बराबर तो 1/f क्या है यहाँ पर, 1/f है, 1/f माइनस का 1/u है यहाँ पर, ठीक है। इतना कर सकते हैं। अब देखिए 1/f का मान कितना दिया है, 15। तो 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माइनस का u का मान कितना दिया है, 10 दिया है। देखिए 1/, क्या हो जाएगा, माइनस का 10 लिख देंगे। देखिए माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, प्लस का 1/10 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए यहाँ पर, क्या लीजिए, इसका एलसीएम। तो 1/b एलसीएम तो लेना आता होगा, देखिए नहीं लेना आता तो 15 10 का एलसीएम देखिए इधर निकाल लीजिए, 15, 10 का एलसीएम, ठीक है। तो 15 5 से काटिए, 5 से बांट के, ठीक है। यानी कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कम से कम संख्या से काटिए। तो 5 से काटिए, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब किससे कट जाएगा, 2 से, 3 से काट दीजिए, 3 1 3, यहाँ पर बचा 2, अब 2 से काट दीजिए, 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए 5 दिए 15 दूनी 30, 30 एलसीएम आ जाएगा। वैसे भी एलसीएम लेने का दूसरा तरीका, उस नंबर से काटिए जिससे कम से कम नंबर हो। 15 से काट, देखिए 15 से ये भी कट जाता, अपने आप समझ सकते हैं, 15 दूनी 30। अरे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, 10 या 30 यहाँ पर कट जाता है। ये एलसीएम निकालने का ये तरीका ध्यान रखना है आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके को ध्यान रखिए आप। फिर देखिए इसको भाग की 30 एलसीएम है क्या, 15 से इसमें भाग कीजिए, 15 में इसको भाग कीजिए, 15 दूनी 30, 2 बार पड़े, 2 भाग गया, और 2 से 1 की मल्टीप्लाई करिए, 2 1 2 हो जाएगा। अब इसमें भाग कीजिए 10 में 3, यानी कि 10 है, 10 को 30 में डिवाइड कीजिए, 10 को 30 में डिवाइड करें, 10 3 30, कितना जाएगा, भाग 3 जाएगा। 3 से इसमें 3 से 1 में मल्टीप्लाई करें, 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए समझिए, 15 का भाग कीजिए 30 में, तो कितना 2 बार पड़ेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10 का भाग कीजिए 30 में, तो यानी कि 10 या 30 3 बार पड़ेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, ठीक है। अब देखिए 1/b 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कट के 5 से काटिए, 5 से 30, तो b बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। पहला हमारे पास आंसर हो गया। और हमें क्या निकालना था यहाँ पर, आई, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई निकाल ली। तो इसके लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, I/, इसको कर दीजिए इधर, I/O बराबर, ये क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई होती है, ठीक है, B/U, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की दूरी होती है, मालूम है। तो हमें I का मान कितना दिया, I का मान तो हमें निकालना ही है, I का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए I का मान निकालना है, तो I जुमका तो रहने दिए, O का मान देखिए, O का मान कहीं दिया हुआ नहीं दिया। अब यहाँ पर देखिए वही दिया था, देखिए दो दूरी सेम टू सेम थी यहाँ पर, बताया कोई जरूरत नहीं कन्फ्यूजन करने के लिए। लेकिन अब देखिए पढ़िए, एक उत्तर दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। देखिए 10 सेंटीमीटर लिखे तो किसका मान है यहाँ पर, वस्तु की लंबाई कितनी होती है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं वस्तु की लंबाई। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई कितने लिखते हैं, ओ से। ओ का मान कितना दिया है, 10 दे दिया यहाँ पर, तो 10 यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर 10 बराबर। बी का मान कितना दिया यहाँ पर, 6 निकाला, बी का मान कितना निकाला मैं, 6, ठीक है। यू का मान देखिए, यू का मान कितना हमारे पास है, माइनस का 10 है। यू का मान कितना है यहाँ पर, यू का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 10 है यहाँ पर, माइनस का 10 है, ठीक है, माइनस का 10 है यहाँ पर। अब एक बात ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दर्पण दिया है। अगर यहाँ पर बाई चांस लेंस होता तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाते, बट यहाँ पर दर्पण दिया है। दर्पण के लिए एक बार 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। यानी कि दर्पण में आवर्धन का सूत्र निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना निगेटिव होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव लगा देंगे, तो यहाँ पर भी निगेटिव है। अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ठीक है। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। आई बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया था हमसे, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की आई थी, पॉजिटिव आई थी। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, तो हमारे पास चूँकि बी का मान क्या है, धनात्मक है, तो हमारे पास प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अतः लिख लीजिए, चाहे अतः देखिए स्टार्ट से पढ़ते हैं, इधर क्या होती है, दूरी पॉजिटिव होती है, उधर नेगेटिव होती हैं। इधर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, उधर क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती हैं यहाँ पर। तो इधर बनेगा हमारे पास पीछे प्रतिबिंब, तो लिख देंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा,
ठीक है, हो गया काम। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी 4 नंबर का था। यहाँ पर ध्यान रखना कितने नंबर का था, ये भी 4 नंबर का। ठीक है, देखिए एक निकट दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। ठीक है, क्या स्पष्टता पढ़ सकता है यहाँ पर। ठीक है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है 22, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 22 है। यहाँ पर 22 में हमें दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है, देखिए क्या दिया, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। ठीक है, पढ़ सकता है, यहाँ पर जब भी लिखा हो पढ़ सकता है, तो पढ़ सकता है मतलब किसका मान दिया है यहाँ पर, किसका मान दिया है, बी का मान दिया है यहाँ पर। तो बी का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर, माइनस का ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लेंगे, बी का मान, यू का मान हमेशा नेगेटिव ही लेना है इस चैप्टर में यहाँ पर। ठीक है, इस पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। ठीक है, बी का मान, यू का मान क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, देखिए 25 सेंटीमीटर दूर, दूर मतलब वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी, कितनी दूरी पर पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, ठीक है, तो यू का मान कितना दिया है यहाँ पर, यू का मान यहाँ पर लिख दें, यू का मान हमें दिया है माइनस का 25 सेंटीमीटर, माइनस का ही लेंगे, माइनस का 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, कितना प्रयुक्त करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर हमें फाइंड करना है यहाँ पर। देखिए कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा, फोकस दूरी मतलब कि, और उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, हमें एफ का मान निकालना, कितनी फोकस दूरी का लेंस, यानी कि एफ का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, इसका मान निकालना है, एफ का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए तो इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/b माइनस का 1/u, ये वाला फार्मूला होता है। वैल्यू कर दिया, बी का मान कितना दिया है माइनस का, तो 1/, क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का लगा रहे हैं। 1/u का मान कितना दिया माइनस का 25 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 1/, तो 1/, माइनस का आगे लगाइए 20, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, 1/, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 25 हो गया। अब देखिए इसका 20 और 25 का एलसीएम निकालना मैंने बताया था कि इस टाइप से यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम, लघुत्तम जिसे बोलते हैं। यहाँ पर 5 से काटिए, 5 चकू 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 1 4 हो जाएगा, 5 बच गया, फिर 5 से काट दीजिए, 5 1 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 चकू 20, 20 पंचे कितना होता है 100, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर लिख लीजिए 1/f बराबर, इसका एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएगा यहाँ पर। अभी इसमें 20 से भाग कीजिए, इसमें 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, 5 भाग गया, 5 बार पड़े 5 की, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो माइनस का 5 1 5 हो जाएगा। अब इसे 25 चक्कू 100, 4 बार पड़े, 4 का मल्टीप्लाई इसमें बने में कर दीजिए। ठीक है, इतना तो करना आता होगा, हाई स्कूल में पढ़ने आप। अब देखिए 5 में से 4 का कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का 1 हो जाएगा बट्टे, चूँकि बड़ा 5 है 4 छोटा, जो बड़ा वाला होता है उसके आगे जो साइन होता है वही हम लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो बट्टे 100 लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे बट्टे 100 लिख लेंगे। इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही हमें याद करना था। यहाँ पर देखिए जब नेगेटिव वैल्यू आई है, नेगेटिव वैल्यू तो क्या आएगा हमारे पास, अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा हमारे पास। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। यहाँ पर यही क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। यहाँ पर बोला गया था और लेकिन रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना होगा। कैसा लेंस करना होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना। कितनी फोकस दूरी का करना होगा, माइनस के 100 सेंटीमीटर दूरी का फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइए 6 नंबर के क्वेश्चन बहुत सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए लिखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो यहाँ पर हेडिंग डालिए 23 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, आप लिख लेना, हेडिंग डाल लेना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डायरेक्टली लिख रहे हैं। अब लिख लीजिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेम के बाएं हाथ का नियम, देखिए किस टाइप से लिखते हैं। फ्लेम के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, ठीक है, तो लिखिए हमें ही लिख लेंगे, यदि हम लगा दीजिए, यदि अपना ही हाथ तो करेंगे हम, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, यदि हम बाएं हाथ का, दिख रहा है,
बाएं हाथ का अंगूठा, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियां, यदि हम बाएं हाथ का अंगूठा उसके पास वाली दोनों, यदि हम बाएं हाथ का अंगूठा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों ठीक है, दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हों, तीनों परस्पर लंबवत हों तीनों परस्पर लंबवत हों, ठीक है। तब अंगूठे के पास वाली उंगली, तब अंगूठे के पास वाली अंगुली, क्या, अंगूठे के पास वाली अंगुली, ठीक है, अंगूठे के पास वाली क्या लिख लेंगे, अंगुली लिख लेंगे, अंगूठे के पास वाली अंगुली, ठीक है। अंगूठे के पास वाली अंगुली क्या होती है, उसे क्या बोलते हैं, वाली अंगूठा, ये अंगूठे के पास वाली अंगुली क्या होती है, तर्जनी बोलते हैं यहाँ पर, अंगूठे के पास वाली अंगुली क्या होती है, तर्जनी यहाँ पर, ठीक है, तर्जनी, इसके अंगूठे के पास वाली उंगली को क्या बोलते हैं, तर्जनी, ठीक है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय यानी कि बी की दिशा में डाल लें, बी की दिशा में, बी क्या, चुंबकीय क्षेत्र लिख लेना, बी की दिशा में यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बी की दिशा में, या दिशा, बी की दिशा लिख सकते हैं, बी की दिशा, तथा दूसरी अंगुली, बी की दिशा तथा दूसरी अंगुली क्या, दूसरी अंगुली विद्युत यानी करंट की दिशा, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, दूसरी अंगुली आई की दिशा को प्रदर्शित करे, आई मतलब विद्युत धारा को, विद्युत आई की दिशा को प्रदर्शित करे, तो क्या होगा हमारे पास, तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल का दिशा बताएगा, तब या लिख सकते, तब या तो लिख तो दिया है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताए, लगने वाले बल यानी कि फोर्स, बल क्या होता है, फोर्स जैसे बोलते हैं, बल की दिशा बताए, ठीक है। यही क्या हमारे पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, क्या है, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, ठीक है, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तब अंगूठे के पास वाली अंगुली, ठीक है, अंगुली क्या होता है, अंगूठे के पास वाली अंगुली क्या बोलते हैं, तर्जनी, बी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा दूसरी अंगुली आई मतलब आई विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताए, ठीक है, बताएगा लिखिए, बताएगा, दिशा बताएगा, ठीक है, हो गया काम। इस टाइप से आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख लेना है। यहाँ पर वो लगा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक चालक तार है, यहाँ पर सपोज डेट मान लीजिए छोटा सा यहाँ पर तार मान लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक चालक तार है, यहाँ पर इस टाइप से है, चालक तार है, यहाँ पर कोई दिक्कत, मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास सपोज डेट मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से, यहाँ पर क्या है हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर क्या है हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक बल इधर की ओर लगेगा, यहाँ पर लंबवत, यहाँ पर इस टाइप से क्या लगेगा हमारे पास, फोर्स लगेगा इस टाइप से इधर की ओर क्या लगेगा हमारे पास, बल लगेगा, यहाँ पर एफ बल लगेगा इधर की ओर हमारे पास, ठीक है। इसमें इसकी लंबाई क्या हमारे पास चालक तार की, ये लंबाई है, मान लीजिए यहाँ पर लिखिए, इसकी चालक तार की लंबाई क्या हमारे पास, यल है यहाँ पर, ठीक है, चालक तार की लंबाई क्या है हमारे पास, यल लंबाई है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। क्या हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर,
धारावी चर पर लगने वाला बल, तो बल हमेशा ध्यान रखना, बल हमेशा हमेशा क्या होता है हमारे साथ बल, यानी कि बल एफ का मान बहने जो इसमें मान लीजिए करंट बह रहा है, यहाँ पर फ्लो हो रहा करंट, इसमें क्या हुआ मान लीजिए इस तार में करंट क्या होगा हमारे पास आई फ्लो हो रहा है, इसमें आई तार में क्या होगा करंट आई फ्लो हो रहा, तो यहाँ पर हमारे पास बल करंट के क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि चार तार में लगने वाला बल करंट के क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि बल एफ का मान तार में बहने वाली धारा मान ली आई बह रही धारा, सपोज इट करंट आई बह रहा है तार में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा, इसको ये समीकरण अगला लीजिए। और क्या होगा बल हमारे पास फोर्स यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा किसके बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा लंबाई का होगा, एक लंबाई हमने हमारी लंबाई लेंथ क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा, इसको समीकरण दो डाल लीजिए। और किसके होगा यहाँ पर लंबाई, और हमारे पास क्या है चुंबकीय क्षेत्र बल, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा चालक पर लगने वाले बल, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के क्या हुआ अनुक्रमानुपाती होगा, इसको समीकरण 3 डाल दीजिए। समीकरण 1 व 3 को मिला दीजिए, समीकरण 1 व 3 को, समीकरण 1 व 2 व 3 को मिलाने पर 3 से लिख लीजिए, ठीक है। देखिए एफ यहाँ पर भी एफ यहाँ पर भी एफ यहाँ पर भी है, तो एफ देखिए 1 हो जाएगा, एफ फिर क्या हो जाएगा अनुक्रमानुपाती आई एल बी है, यहाँ पर एक जगह पर बी लिख लीजिए, यहाँ पर बी है यहाँ पर, तो एल बी यहाँ पर लिख लीजिए, बी बोला था ये लिख दिया एल, तो आई एल बी हो जाएगा। यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह या समानुपाती का चिन्ह हटाने क्या कोस्टेंट वैल्यू आती है, कोस्टेंट ले लीजिए, चाहे कोस्टेंट ले लीजिए आप, चाहे यहाँ पर क्या ले लेंगे कोस्टेंट ले लेंगे हम, ठीक है, एक कोस्टेंट ले लीजिए, मान लीजिए के आई एल बी, यही क्या है आपका सूत्र है बिल आई बी एल यहाँ पर, ठीक है, आई बी एल क्या है यही सूत्र है आपका, यही तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, आप लिख सकते हैं चालक पर लगने वाला बल धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती और चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 2 को 3 मिला देंगे, यही क्या हो जाएगा आपका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा यही क्या हो जाएगा आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर के ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। देखिए समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है 2:3 है, यदि पहले तार का प्रतिरोध 9 ओम है तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 24 है, यहाँ पर क्या है 24। देखिए हमें दिया गया समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब R1 अनुपात R2 का अनुपात, मान लीजिए त्रिज्या क्या है 2:3 है, ठीक है, क्या है हमारे पास 2:3 है यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया है यदि पहले तार का प्रतिरोध मान लीजिए सपोज दैट R1 मान लिया, R1 का मान कितना दिया है 9 ओम दिया है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि R2 का दूसरे तार का प्रतिरोध मतलब रजिस्टेंस ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है, दूसरे तार का प्रतिरोध मतलब ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है, क्या ज्ञात करना है दूसरे तार का प्रतिरोध ज्ञात करना हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले जानते हैं एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा रो बराबर होता फार्मूला हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध RA/L, ये फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। बट यहाँ पर रो का कोई काम नहीं, तो ये एक फार्मूला आपने और इसको ध्यान रखना, तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर रो L/A, इस फार्मूले को ध्यान रख लेना यहाँ पर, ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान रखना। अब देखिए जहाँ हमारे पास रो क्या है हमारे पास कोस्टेंट है, यहाँ पर रो क्या होगा कोस्टेंट होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कहीं लंबाई की बात हुई, इसमें समान लंबाई क्या है यहाँ पर समान है, यहाँ पर समान लंबाई क्या है समान कोस्टेंट है, तो कोस्टेंट रहेगी, तो ये भी देखिए रो तो कोस्टेंट होता ही है, लंबाई क्या है समान लंबाई है, तो लंबाई क्या है कोस्टेंट रहेगी, तो इसको भी काट दीजिए, तो R क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है 1/AK हो जाएगा, R व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा AK, ठीक है, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/AK, ठीक है, या R व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/AK, यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए इसको किस टाइप से लिख सकते हैं R1 क्या लिख सकते हैं इसको R1/R2 लिख सकते हैं कि नहीं बराबर A2/A1, ध्यान रखना A2/A1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात बना दिया, तो पहले तार का, तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या ले लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास πr² होता है, तो क्या हो जाएगा πr2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल A1 दूसरे पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2 हो तो πr2 का स्क्वायर हो जाएगा, πr1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर R1 का मान हमें कितना दिया है, यहाँ पर R1 का मान दिया है 9, R2 का मान हमें क्या करना है फाइंड करना है, R2 का मान तो निकालना है, यहाँ पर हमें R2 का मान निकालना है बराबर, देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R2 का मान देखिए कितना दिया R2, देखिए यहाँ पर R2 लिखा हुआ, तो ये लास्ट वाला देखिए 3, तो क्या 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, बट्टे R1 पहले लिखा हुआ तो R1 देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 9 बट्टे क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए, तो
R2 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब 9 यहाँ पर भी है, 9 से 9 काट दीजिए, तो R2 कॉमन है, यहाँ पर R2 चल रहा था, ध्यान रखना। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा आंसर आपका। कितना आ जाएगा, 4 ओम। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना। कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइए, कुछ नहीं है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, दिए गए परिपथ में, ठीक है, कुल प्रतिरोध सेल में प्रवाहित धारा तथा 0.8 ओम प्रतिरोध के स्रोत के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सर्किट दिया गया है, देखिए 6 ओम 2 ओम क्या होगा हमारे पास, ये श्रेणी क्रम में होंगे, तो लिख लीजिए, चाहे क्वेश्चन नंबर क्या है 24 का अथवा है, तो 6 ओम 2 ओम क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, लगा लीजिए। ठीक है, 24वां क्वेश्चन पूर्ण 24 का अथवा। यहाँ पर देखिए इस सर्किट में समांतर में लगाया हुआ, पैरेलल में समांतर, आमने सामने क्या होता है, समांतर क्रम में होते हैं। तो 6 ओम 2 ओम क्या हमारे पास समांतर क्रम में है, 6 ओम और 2 ओम क्या समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस का 1/r2 होता है कि नहीं होता है। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r, r1 का मान कितना है, 6 दिया है, प्लस के 1/r2 कितना दिया है, 2 दिया है, बराबर इसका 6 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम निकाल कर दिखाते हैं, देखिए 6 और 2 का एलसीएम लीजिए, 2 से काटिए, 6 2 3 6, 2 1 2, 3 से काटिए, 3 1 3, तो ये क्या आ जाएगा, 6 ही एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 से इसमें बाकी 6 1 6 एक बार पड़ेगा, 1 की मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 6 3 बार पड़ेगा, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर, तो 3 1 3 हो जाएगा। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 4 बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो r बराबर क्या आ जाएगा, इसको उल्टा करिए, r तो 6 भी उल्टा, 6/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से काटिए, 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/r बराबर r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर r बराबर 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 ओम आ जाएगा यहाँ पर। एक r का मान कितना है, 1.5 ओम। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए ये पूरा मतलब ये हट गया, तो पूरा बन यहाँ पर, तो ये किस में आ गया हमारे पास, इसको सोल्व किया, एक प्रतिरोध बन गया, एक का मान कितना है 1.5, तो ये किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में लगा दीजिए, चूँकि 1.5 ओम और 1.5 ओम और 0.8 ओम क्या है, किस में होंगे, श्रेणी क्रम में, और 0.8 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी किसमें, श्रेणी क्रम में है, यहाँ पर श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला r डैश मान लीजिए, क्या होता है, इनको जोड़ देते हैं, डालिए r1 + r2 होता है, इसको डायरेक्टली जोड़ दीजिए, 1.5 प्लस का 0.8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 में 0.8 जोड़िए, देखिए यहाँ पर जोड़कर दिखा देते हैं, 1.5 लिखिए, पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 8 लिख दीजिए, इधर 0 लिख दीजिए, तो 8 5 13 हो जाएगा, पॉइंट लगाइए। ठीक है, 8 5 13 हो जाएगा, हाथ से जाएगा 1 1 1 2 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.3, तो 2.3 हो जाएगा, 2.3 ओम। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ हो गया, आंसर हो गया। और क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, सेल में प्रवाहित धारा, सेल में प्रवाहित धारा यानी ओम का नियम लगाइए। ओम का नियम क्या होता है, r बराबर होता है, r बराबर क्या होता है, b/i होता है, और एक i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा, b/r हो जाएगा। b का मान देखिए यहाँ पर दिया है, विभवांतर कितना दिया है यहाँ पर, इस सर्किट में देखिए विभवांतर दिया है 12, सेल दिया है 12, बैटरी लगी हुई है 12, तो 12 लिख देंगे। r का मान, रजिस्टेंस का मान कितना है 12, r का मान कितना निकाला, ये निकाला, r का मान कितना निकाला, यहाँ पर r का मान, यहाँ पर सेल में प्रवाहित धारा यानी कि सेल में, पूरा सेल है यहाँ पर, पूरा का प्रतिरोध निकालिए। पूरा प्रतिरोध हमारे पास क्या आएगा, 2.3 आया हमारे पास, 2.3, तो 2.3 लिख दीजिए, यहाँ पर 2.3 आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो 120 बट्टे क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, एम्पियर करंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब फिर हमें क्या निकालना है यहाँ पर, 0.8 ओम प्रतिरोध के स्रोत के विभवांतर। ठीक है, यही फॉर्मूला r बराबर b/i होता है, हमें विभवांतर b का मान निकालना, b बराबर क्या आ जाएगा, i/r हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इसमें इस ओम में निकालें 0.8 ओम में। ठीक है, कितने निकालें, 0.8 में, तो r का मान क्या, i का मान कितना है हमारे पास, 120 बट्टे क्या आ जाएगा, 23 हो जाएगा। r का मान हमारे पास कितना है, 0.8 है, 0.8 पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए। ठीक है, एक पॉइंट इसको हटाइए, काट दीजिए, b बराबर क्या आ जाएगा, 12 8 96 बट्टे क्या आ जाएगा, 23 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 96/23 क्या हो जाएगा हमारे पास, वोल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसकी मल्टीप्लाई 12 8 96 होता है यहाँ पर,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ को उपभाग दो, क्या है उपभाग दो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। एक प्रकार का यहाँ पर दिया गया फर्स्ट इक्वेशन दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तीर दे दी गई यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। यहाँ पर देखिए इन्होंने 75% काम आपको कर ही दे दिया पेपर में, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको 25% कम करना है। किस डायरेक्टली आपको यहाँ पर फार्मूला लिखना है, किसका लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखना है, जल का फार्मूला लिखना है। बस फार्मूला लिख दिया। देख लीजिए इसमें संतुलित है कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा काम। यहाँ पर परमाणु देख लेंगे संतुलित है कि नहीं। यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला देखिए 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 का हमारे पास क्या है, फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है, यही हमारे पास बुझा हुआ चूना का फार्मूला है। यही क्या है हमारे पास, बुझे हुए चूने का फार्मूला भी है, ठीक है। प्लस का साइन लगाइए। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2 तीर का साइन लगाइए। फिर हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CO3। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर का फार्मूला ये है, किसका है, चूना पत्थर का। और प्लस का क्या बोला गया है, जल H2 लिख दिया। अब बैलेंस कर लीजिए इस इक्वेशन को। देखिए कार्बन ऑक्सीजन कितना परमाणु, एक है यहाँ पर, एक और 3 यहाँ पर है, 3 1 4 परमाणु हो गए। 4 देखिए ऑक्सीजन कितनी, 3 और 1 यहाँ पर है 4। इधर ऑक्सीजन काउंट कर लिए 2 और 2 2 4 ऑक्सीजन कितना, एक है यहाँ पर भी एक है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यानी हमारे पास यानी कि जो हमें इक्वेशन दी गई है वो क्या हमारे पास बैलेंस है, ठीक है। छोड़ दीजिए 1 नंबर आपको इतना ही मिल जाएगा। फिर देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में देखिए बेरियम क्लोराइड का फार्मूला जरा बताना क्या होता है, BaCl2 होता है, BaCl2। ये क्या होता है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, K2SO4। ये क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है, राइट। फिर देखिए यहाँ पर वो लगा है, फिर बेरियम सल्फेट, राइटली आपको फार्मूला लिखना है। बेरियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, BaSO4 हो जाएगा, BaSO4 हो गया। प्लस का पोटेशियम क्लोराइड KCl हो जाएगा यहाँ पर, KCl। अब देखिए इसको संतुलित कर लीजिए, यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, संतुलित कर लीजिए इसको, यहाँ पर लिख देते हैं सही से। प्लस का चिन्ह लगा दिए, यहाँ पर लीजिए KCl, ठीक है। अब इसको बैलेंस कीजिए। देखिए बेरियम यहाँ पर Ba1 है, यहाँ पर 1 है, डायरेक्ट सही। पोटेशियम यानी K2 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। देखिए पोटेशियम 2 यहाँ पर हो गए और 2 यहाँ पर हो गए। देखिए Cl 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, हमारे पास इक्वेशन क्या हुई, हमारी बैलेंस हो गई, राइट। अब देखिए थर्ड में क्या वो लगाया यहाँ पर, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक लिख लीजिए, जस्ता जिसे बोलते हैं, जिंक जडियन हो जाएगा। प्लस का फिर क्या हमारे पास है, जिंक हो गया। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 लिख लीजिए। फार्मूला आपको लिखना है, उसमें क्या करना है, ठीक है। फिर क्या बोला गया यहाँ पर, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन है, जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, जिंक सल्फेट यानी कि JnSO4 प्लस का JnSO4 लिख दिया। फिर क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। हाइड्रोजन हमेशा अणु में लिखना है, H2O, हाइड्रोजन कैसे उड़ जाएगी, H1 लिखना है, H2 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। SO4 लिखा हुआ है, या JnSO4, ठीक है। फिर देखिए चौथी इक्वेशन यहाँ पर, फिर देखिए सिल्वर नाइट्रेट है प्लस का क्या है, जिंक क्लोराइड है। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट है। प्लस का क्या है, फिर जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताना। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCl2। जिंक क्लोराइड क्या है, ZnCl2 है। फिर क्या है, जिंक क्लोराइड, फिर क्या है हमारे पास तीसरा है सिल्वर क्लोराइड प्लस का जिंक नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड है प्लस का जिंक नाइट्रेट है। यहाँ पर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है यहाँ पर, ऊपर बढ़ा लीजिए। फिर क्या हमारे पास सिल्वर क्लोराइड प्लस का जिंक नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताना। AgCl जिंक नाइट्रेट आगे लिखना आप, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या हमारे पास है, जिंक नाइट्रेट है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, जिंक नाइट्रेट। देखिए इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर Cl2 है यहाँ पर, तो 2 लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए Ag2 हो गए यहाँ पर, बट यहाँ पर Ag कितने हैं, 1 Ag यहाँ पर है, बट यहाँ पर Ag नहीं बैलेंस होगा, तो Ag 1 यहाँ पर 2 Ag हो गए, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, बैलेंस हो गया हमारे पास। देखिए Cl 2 यहाँ पर Cl है, यहाँ पर 2 Cl, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी कि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई, बस हो गया काम। इस टाइप से आपको 4 नंबर फ्री में मिल जाते हैं यहाँ पर,
ठीक है, बहुत सिंपल, कोई कठिन क्वेश्चन था यहाँ कुछ नहीं। आप देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये भी 4 नंबर के हैं। देखिए निम्नलिखित कारण समझाइए, यानी कि लोहे की छड़ को कापर सल्फेट विलयन में डालने पर, ठीक है, उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। कारण बताइए। देखिए कारण गायब क्यों हो जाता है, देखिए यहाँ पर एक कारण लिखा हो। देखिए लोहे की छड़ को कापर सल्फेट, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। लोहे की छड़ को कापर सल्फेट विलयन में, यहाँ से देखिए लोहे की छड़ को कापर सल्फेट विलयन में डालने पर, ठीक है, उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्यों, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आपने एक विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, यहाँ पर लिखवाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन, मतलब कि वीडियो बनाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी पर। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, कोई भी कर सकते हैं आराम से। देखिए हमारे पास है विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा कापर से ऊपर स्थित। विद्युत रासायनिक श्रेणी देखना, लोहा हमेशा लोहा होगा, वो कापर से ऊपर स्थित है, देखना विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है। जो अतः लोहा कापर से अधिक क्रियाशील, जो ऊपर होगा, जिस धातु से ऊपर होगा अधिक क्रियाशील होगा, ठीक है, क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। इसलिए हमारे पास क्या है, लोहा कापर से अधिक क्रियाशील है। लोहा कापर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, उसके लवणों के विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। देखिए अधिक क्रियाशील धातु कम, लिखिए नोट करिए, ठीक है, कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। ध्यान रखना, जो ऊपर धातु होगी, जो नीचे धातु, नीचे से जो ऊपर धातु होगी, वो हमेशा अधिक क्रियाशील होगी। ध्यान रखना, लोहा कापर में देखना, लोहा ऊपर है, कापर नीचे, इसलिए लोहा अधिक क्रियाशील धातु होगी, कापर कम क्रियाशील धातु की। जो अधिक क्रियाशील धातु होगी वो उसके क्रियाशील धातु की जो उसके लवणों के विलयन में से क्या कर देती है, मतलब कि लवणों के विलयन में से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। किसकी से, उस धातु को विस्थापित कर देती है जो उससे नीचे है, ठीक है, कर देती है। अतः लोहे को कापर सल्फेट के विलयन में डालने पर यह कापर को विस्थापित कर देती है। क्यों कर देती है, लोहा विस्थापित कर, क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Fe2SO4 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कापर को विस्थापित कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि लोहा कापर से ऊपर स्थित है। कहाँ स्थित है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ पर Fe2SO4 है, तो यहाँ पर हट जाएगा और इसकी जगह पर जगह ले लेगा, तो Fe2SO4 हो जाएगा, कापर हट जाएगा, C हो जाएगा। क्यों, देखिए CuSO4, देखिए तो CuSO4 में देखिए जब इस पर क्या होती है, कापर पर कितना होता है, 2 वैलेंसी होती है, 2 प्लस होता है, मालूम होगा। और SO पर क्या होती है, 2 वैलेंसी होती है, मालूम होगा। आयन होते हैं इनमें, देखिए कापर पर 2 प्लस होते हैं और SO4 माइनस के 2 माइनस होते हैं। C2 यानी कि Cu2 प्लस का रंग नीला हो जाता है, इसका रंग नीला हो जाता है Cu2 प्लस के Cu में बदलने के कारण, इसे Cu2 प्लस के Cu बदलने के कारण नीला रंग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। देखिए CuSO4 में Cu2 प्लस तथा SO4 2 माइनस आयन होते हैं। Cu2 प्लस का रंग नीला हो जाता है, Cu2 प्लस के Cu में बदलने के कारण नीला रंग हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। फिर देखिए इसमें बोला गया आयनिक यौगिक के गलनांक कुछ होते हैं, क्यों, आयनिक यौगिक के गलनांक कुछ होते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से परिभाषा हमने लिखी है यहाँ पर, इस टाइप से हमको कोई किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान, अपनी भाषा में लिखा हुआ सब। आयनिक यौगिक के गलनांक कुछ होते हैं, क्यों, देखिए अपनी भाषा में देखिए उत्तर। देखिए आयनिक यौगिक के गलनांक कुछ होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के मध्य इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। इनके अणुओं के बल क्या होता है, उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इन्हें तोड़ने के लिए क्या होती है, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः इनके गलनांक बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अतः इनके गलनांक बढ़ जाते हैं। आराम से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, वो तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, देखिए ये है हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए क्या होती है, जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं, जब कोई अम्ल होगा उसे उसकी क्रिया क्षार से कराते हैं, तब लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है यहाँ पर, ठीक है। लवण तथा क्या बनता है, जल बनता है यहाँ पर, ठीक है। तब लवण तथा जल बनता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसको लिख लीजिए सही से, ठीक है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए हमारे पास उसमें क्या बोला गया, 2 उदाहरण लिखिए। हमने 3 उदाहरण लिख दिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए HCl प्लस KOH यहाँ पर क्या, यहाँ से Cl और यहाँ से K निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा यहाँ पर। और HCl NOH से यहाँ पर Cl निकल जाएगा, यहाँ से Na, तो NaCl निकल जाएगा, बचा क्या H2O बने। देखिए ये क्या बनेगा, हमारे पास लवण बन रहा है यहाँ पर और जल बन रहा है यहाँ पर। HCl और NH4Cl की कराएंगे तो NH4Cl बन जाएगा हमारे पास और प्लस का H2O बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा हमारे पास। भजन की परिभाषा क्या है, देखिए सांद्रित आयस को अकेले या पदार्थों को मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। इस क्रिया में आयस अपने ऑक्साइडों में बदल जाता है। क्या होता है, सांद्रित आयस को अकेले या
पदार्थ को मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। इस क्रिया में आयस्क अपने ऑक्साइडों में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, FeS3O2 ले लें तो 2FeO बन जाएगा, FeO बन जाएगा प्लस का 2SO2 बन जाएगा, यहाँ पर 2Cu2S बन जाएगा प्लस 3O2 ले लीजिए। इसकी क्रिया करेंगे तो क्यू प्लस ऑक्साइड बन जाएगा हमारे पास, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोला गया यहाँ पर भर्जन की परिभाषा होगी, फिर हमारे पास बोला गया आईपीसी नाम लिखना है। वेरी सिंपल, आईपीसी नाम इसमें क्या है, देखिए जो ऑब्जेक्टिव में कराया था वही आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। इसी को क्या ले सकते हैं यहाँ पर, इसी को क्या ले सकते हैं, देखिए CH3COOH, वो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का लिखा था वही समझ लिया यहाँ पर CH3COOH। इसी टाइप से इसकी संरचना स्ट्रक्चर बनकर आ सकता है, इस टाइप से भी आ सकता है, वही है एस्टिक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, एथेनोइक, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड हो जाएगा कि नहीं है, एथेनोइक एसिड हो गया। फिर देखिए तो CH3CHO यहाँ पर समझ लीजिए इसको, देखिए CH3, ये तो समझ गए होंगे आप, CH3CHO। देखिए इसका नाम डायरेक्टली, देखिए फेमस नाम है, यही पूछा जाते हैं, अगर याद करना चाहते हैं याद कर लेना। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एथ हो जाएगा, एथ लिखेंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एथ, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड है क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो क्या इसमें एन जोड़ देंगे, प्लस का क्या एथ, प्लस का क्या जोड़ देंगे, इसमें एन जोड़ देंगे यहाँ पर, क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, हम जोड़ दिया, और प्लस का फिर क्या क्रियांतर समूह हमारे पास क्या CHO, और इसमें क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे। ठीक है, अल जोड़ते हैं, अल जोड़ दिया यहाँ पर, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका संधि विच्छेद करने पर क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एथेनल होता है यहाँ पर। क्या होता है, CH3CHO नहीं, CHO से वैसे नाम इसका एस्टल्डी होता है, इसका एसिटिक अम्ल होता है। जिसका आईपीसी नाम क्या होता है, एथेनल होता है, इसका यानी आईपीसी नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है यहाँ पर। हो गया काम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित पर सच्ची टिप्पणी लिखिए। मिसेल है संचरण योगात्मक अभिक्रिया। देखिए मिसेल क्या होता है, देखिए साबुन को जल में घोलने पर 2 या 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है, पहला जल विरोधी तथा दूसरा जल से नहीं भाग मेल को पानी में खींचता है। ठीक है, तथा जल विरोधी मेल को पानी से ऊपर लाता है, कहाँ लाता है, ऊपर लाता है। इस प्रकार मेल 2 भागों में टूटकर मिसेल कण बना लेता है, जिसे मिसेल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं यहाँ पर। बस हो गया, हम लिख लेना यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास बोला गया संचारण। यहाँ पर देखिए संचारण क्या होता है, संचारण क्या होता है, संचारण एक रासायनिक प्रक्रिया है। संचारण क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं, परंतु कुछ समय बाद उन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, जिनसे उनकी चमक सने सने नष्ट हो जाती है। क्या NCERT की बुक में लिखा हुआ, सने सने क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना या संचारण कहते हैं। ठीक है, यह संचारण कहते हैं, यही क्या है, संचारण, लोहे पर जंग लगना या संचारण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, लोहे का जंग वही है संचारण, यहाँ पर जो जंग लगती है उसी को संचारण कहते हैं या संचारण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चांदी के ऊपर काली परत संचारण के कारण ही आती है। जो संचारण की चांदी होती है उसके ऊपर काली परत आती है, वो संचारण के कारण ही आती है। ठीक है, फिर देखिए योगात्मक अभिक्रिया। देखिए योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया एक ही होती है। संकलन अभिक्रिया तो यही लिखना। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त, एक होता संतृप्त, एक होता संतृप्त। क्या होता है, बे कार्बनिक होगी, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन। जो असंतृप्त क्या होता है, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, बे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हुई किसी अन्य पदार्थों से मिलकर एकल उत्पाद बनाता है, उस एकल मतलब एक उत्पाद बनाता है, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यह अभिक्रिया असंतृप्त यौगिक में होती है। कहाँ होती है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में होती है। वनस्पति तेलों से घी बनना संकलन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या CH2 यहाँ पर, इसको बॉन्ड यहाँ पर क्या है, CH2 क्या है हमारे पास, CH2 है हमारे पास है। ठीक है, जब इस NI उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी क्रिया करेंगे तो हमारे पास एथेन बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास डबल बॉन्ड वाला ले लिया, मतलब यौगिक ले लिया, कोई हो सकता है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब बॉन्ड इसका तोड़ेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3 एथेन बन जाएगा NI की उत्प्रेरक की उपस्थिति। यही कि हमारे पास संकलन अभिक्रिया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाचक एंजाइमों का क्या, अब बायोलॉजी के देखिए पाचक एंजाइम। यहाँ पर पाचक एंजाइम की कार्य देखिए, पाचक एंजाइम का कार्य जटिल भोज्य पदार्थ के अणु को सरल एवं सूक्ष्म अणु में बदलना तथा इस अणु की छोटी आंच द्वारा अवशोषित कर लेना। ये क्या है, पाचक एंजाइम का कार्य। यहाँ पर क्या होता है, पाचक एंजाइम का कार्य जटिल भोज्य पदार्थ के अणु को, ठीक है, सरल एवं सूक्ष्म अणु में बदलना तथा इस अणु की छोटी आंच द्वारा अवशोषित कर लेना। ये क्या है, पाचक एंजाइम। मनुष्य में लिंग निर्धारण का सचित वर्णन कीजिए। देखिए लिंग निर्धारण क्या होता है, देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। ठीक है,
लिंग का निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र करते हैं। इन्हीं के गुणसूत्रों से लड़का लड़की होना निश्चित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या पुरुष में क्या है, गुणसूत्र XY है, स्त्री में क्या XX यहाँ पर। देखिए जब पुरुष का हम X ले लेंगे, यहाँ पर पुरुष का क्या ले लेंगे, यहाँ पर X ले लेंगे, पुरुष का X, और पुरुष का X लिया हमने, फिर क्या ले लेंगे यहाँ पर हम स्त्री का X ले लेंगे, यहाँ पर स्त्री का XX बन जाएगा। फिर पुरुष का हमने X ले लिया, आगे ले लिया पुरुष का X ले लिया यहाँ पर, फिर स्त्री का इसी का X ले लेंगे यहाँ पर, तो XX गुना बन जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए पुरुष का Y ले लेंगे हम, स्त्री का X ले लेंगे तो XY बन जाएगा। फिर पुरुष का Y ले लेंगे, स्त्री का X ले लेंगे, XY बन जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से आप। फिर देखिए हमारे पास क्या है, रासायनिक संश्लेषण क्या होता है, इसमें भाग लेने वाले कोई 2-3 जीवाणुओं का नाम तथा कार्य लिखिए। यहाँ पर देखिए रसायन संश्लेषण, देखिए रसायन संश्लेषण, देखिए जब उद्देश्य पूर्वक जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तब उससे जब उत्पाद बनता है, इसी प्रक्रिया को रसायन संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, उत्पादन इसी प्रक्रिया को रसायन संश्लेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए प्रकाश संश्लेषण, देखिए 6CO2 प्लस के 6H2 यहाँ पर जब क्रिया कराएंगे 6 अणु ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, और 6 अणु किसके ले लेंगे यहाँ पर हम, 6 अणु किसके ले लेंगे यहाँ पर हम जल के, जब इसको ग्लूकोज बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव कराया यहाँ पर CO2 तो क्या है, ग्लूकोज बन गया हमारे पास। ठीक है, जीवाणु, देखिए जीवाणु यहाँ पर बोला गया इनमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणु तथा नाम का कार्य लिखे। जीवाणु देखिए लोहे जीवाणु, कार्य इसके क्या हो गया, ये फेरस के को फेरिक में बदल देते हैं। नंबर 2 हाइड्रोजन जीवाणु, ठीक है, कार्य क्या होगा, H2 तथा CO2 में ग्रहण कर लेता है यहाँ पर। ठीक है, कर CH4 तथा H2 उत्पन्न करते हैं। नंबर 3 गंधक जीवाणु, कार्य लेंगे गंधक तथा जल की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, हो गया क्वेश्चन है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन चाहे लॉन्ग वाले नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर ये पूरा पेपर आपका सोल्यूशन होगा, इसको तैयार कर लेना, 70 में 70 आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इस पेपर को आपको रट लेना है, छोड़ना मत। यहाँ पर 70 में 70 आपके नंबर पक्के होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है।